कछुए की बात खत्म होते ही वहां एक पल के लिए शांति छा जाती है, पर अगले ही पल बाद दरवाजे की तरफ से एक आवाज आती है। वो काले साए का अंत करने आई है। उस आवाज को सुन सब लोग हैरान हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि वो आवाज किसकी है। वहां दरवाजे पर चैटर्जी खड़ा था। वो तब से उस कमरे में था जब से युग और उसके दोस्त वंदना से चित्रा के बारे में पूछ रहे थे। चैटर्जी ने सबकी सारी बातें सुन ली थी और तारा ने जो बताया था वो भी। चैटर्जी दरवाजे से कमरे के अंदर आता है तो कायर डरते हुए हकलाहट के साथ उससे कहता है, क्या कहा? काले साए का अंत करने? चैटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, काले साए का अंत करने। तुमने सुना नहीं था क्या? तारा ने हमें क्या बताया था? चित्रा जी वंदना से कह रही थी कि वो सबके सामने आएगी, पर तब जब वो उस काले साए का अंत कर देगी, इसका मतलब वो काले साए का अंत करने के लिए ही यहाँ पर आई है। कछुआ झट से बोल पड़ता है, पर चित्रा आंटी उस काले साए का अंत करेगी कैसे? उस काले साए का अंत तो खुद यक्षिणी, मेरा मतलब है कि यामिनी नहीं कर पाई है, तो फिर वो कैसे? इतना कहकर कछुआ बड़बड़ाने लग जाता है, पर चैटर्जी समझ जाता है कि कछुआ इसके आगे क्या कहने वाला था। चैटर्जी पलट कर कहता है, अब तो वो चित्रा जी ही जानती है कि वो उस काले साए का अंत कैसे करने वाली है। उनके पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। कोई कुछ कहता उससे पहले युग झट से बोल पड़ता है, वो कुछ नहीं करने वाली है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो बस हम सबको धोखे में रख रही हैं, जैसे आज तक उन्होंने वंदना भाभी को रखा था, उनसे ये कहकर कि वो मेरी भलाई के लिए मुझे छोड़कर गई थी। युग की ये बात कहते ही सब लोग उसकी तरफ एकटक देखने लग जाते हैं, उसे घूरने लग जाते हैं। युग गुस्से के साथ कहता है, मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, बिना अपने मतलब के वो कोई काम नहीं करती है। वो इतने सालों बाद वापस लौट कर आई है तो जरूर अपने ही किसी काम से आई होगी, और उस काम के होते ही वो वापस चली जाएगी, उस काले साए का अंत किए बिना। वो उस काले साए का कुछ नहीं करने वाली है। यामिनी बीच में दखल देते हुए कहती है, पर युग बाबू मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, तुम तो चुप ही रहो यामिनी, मुझे न तुमसे बात ही नहीं करनी है। मुझे पता है तुम अभी भी माँ का ही साइड लोगी। आखिर तुम एक औरत जो, और एक औरत हमेशा औरत का ही साथ देती है, कभी सही और गलत नहीं देखती है। यामिनी हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करके युग को समझाने के मन से कहती है, नहीं युग बाबू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि। युग फिर यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, मैंने कहा ना यामिनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यामिनी पलट कर कहती है, पर क्यों युग बाबू, क्यों आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी है? युग गुस्से के साथ ही कहता है, मैं तुमसे बात क्यों करूं यामिनी, जब तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करना है। न तुमने मेरी इस बात पर यकीन किया था कि मुझे माँ दिखी थी, न उस कहानी पर यकीन किया था जो मैंने लिखी थी। तुम्हें तो वो कहानी झूठी लग रही थी। यामिनी खामोशी के साथ खड़ी रहती है, युग की सारी बातें सुनती रहती है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बड़ी ही आक्रोश भरे लहजे में कहता है, तुमने सुना न तारा ने हमें क्या बताया? जब वंदना भाभी ने माँ से प्रशांत अंकल के साथ बिताई हुई रात के बारे में पूछा था तो वो किस तरह घबरा गई थी और बड़े ताव से पूछ रही थी कि उन्हें ये बात कैसे पता चली। इसका मतलब ये है कि ये बात सच है कि माँ और प्रशांत अंकल का चक्कर चल रहा था, वो उन्हीं के साथ भागी थी। यामिनी अभी भी कुछ नहीं कहती है। तारा ने वंदना और चित्रा के बीच की जो बातें बताई थी उसे सुनकर यामिनी भी मजबूर हो गई थी। युग ने जो कहानी लिखी थी उस पर यकीन करने के लिए। सिर्फ यामिनी नहीं, कमरे के अंदर मौजूद बाकी सब लोग भी उस कहानी पर यकीन करने के लिए अब मजबूर हो गए थे। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, उस कहानी में लिखी हर एक बात सच है, कुछ झूठ नहीं है, समझी तुम? जब यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है तो कुछ देर के लिए युग भी खामोश हो जाता है, उससे कुछ नहीं कहता है। युग कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मुझे जाना होगा मुझे। यामिनी युग से कुछ पूछती उससे पहले ही कछुआ उन दोनों के बीच हुई बहस का फायदा उठाते हुए बोल पड़ता है, जाना होगा पर कहाँ युग? तू कहाँ पर जाने की बात कर रहा है? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, माँ को ढूंढने। कछुआ, मुझे माँ को ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो उस काले साए के बारे में जानती है, और हमें भी तो उस काले साए के बारे में ही पता करना था ना, उसका अंत करने के लिए। वंदना मन ही मन घबराते हुए सोचती है, जिस बात का डर था वही हुआ। युग बाहर जाने की जिद कर रहा है और चाची ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए युग को हवेली से बाहर मत जाने देना, मुझे युग को रोकना होगा। युग अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, माँ उसी काला झाड़ी जंगल में होगी, मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने। वंदना तुरंत युग को रोकते हुए कहती है, नहीं युग, तुम कहीं मत जाओ, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है।
चाची ने तुम्हें यहीं हवेली में रहने के लिए कहा है। युग पलट कर कहता है, वंदना भाभी, माँ बस आपको डरा रही थी और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं करने वाली है। जो करना है हमें ही करना होगा। मुझे बस उनसे उस काले साए के बारे में पूछना है, उसी के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वरना मुझे भी उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं तो उनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, उनसे मिलना मेरी मजबूरी है। वंदना युग की बात को अनसुना करते हुए कहती है, युग जो भी हो, पर मैंने चित्रा चाची से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हवेली से बाहर नहीं जाने दूंगी, और इस बार मैं उनका दिया वादा नहीं तोड़ने वाली। आखिर वो मुझ पर विश्वास करती हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा वंदना भाभी? माँ आप पर विश्वास करती हैं? कैसा विश्वास वंदना भाभी? अगर वो आप पर विश्वास करती होती तो आपको सब कुछ बता चुकी होती, उस काले साए के बारे में भी बता चुकी होती, पर उन्होंने आपको उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उनको आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, समझिए आप। युग के तीखे जवाब ने वंदना की बोलती बंद कर दी थी। युग ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चित्रा को काला झाड़ी जंगल में ढूंढने जाकर ही रहेगा। युग ने फिर अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि यामिनी झट से बोल पड़ती है, रुक जाइए युग बाबू, आपको क्या लगता है चित्रा आंटी अभी भी वहीं पर होगी? आपने और हम सब ने मिलकर पूरे काला झाड़ी जंगल में चित्रा आंटी को ढूंढा था ना? क्या वो हमें वहां पर मिली थी? नहीं मिली थी ना, वो वहां से जा चुकी है। अब आप उन्हें कहाँ पर ढूंढते फिरेंगे? यामिनी की बात ने युग को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। सच तो ये था कि काली बारिश में भीगने के कारण युग को भी अंदर से कमजोरी महसूस होने लग गई थी, पर वो सबको ऐसे जता रहा था कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस चित्रा को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जिद करे जा रहा था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, एक बार जरा अपनी हालत देखिए युग बाबू, पूरी आंखें काली हो गई हैं काली बारिश में भीगने के कारण। चित्रा आंटी ने बिल्कुल सही कहा है, आपको हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले कायर भी बोल पड़ता है, हाँ युग, यामिनी सही कह रही है, और वैसे भी चित्रा आंटी ने कहा है ना कि वो अमावस्या तक उस काले साए का अंत कर देगी। मुझे लगता है हमें तब तक यहीं हवेली में रहना चाहिए, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। वर्चस्विनी कायर का साथ देते हुए कहती है, कायर बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है कि हमें अमावस्या निकल जाने तक यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, अभी अमावस्या आने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त है, पर अगर उसके आने से पहले ही उस काले साए ने कुछ और कर दिया तो क्या करेंगे हम? वंदना बोल पड़ती है, वो और क्या करेगा युग, तुम ही बताओ। ये काली बारिश क्या कम है जो अपनी शक्ति का वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ और भी करेगा? मुझे नहीं लगता वो अब कुछ करने वाला है। अब जो करेगी वो चित्रा चाची है। युग कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही तारा युग के पास जाती है और युग का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहती है, आप कहीं मत जाइए युग भैया, यहीं पर रहिए, आपको आराम करना चाहिए। तारा ने यह बात युग से इतने प्यार से बोली थी कि युग तारा को मना ही नहीं कर पाया था। उसकी आवाज में कहीं खो सा गया था। अभी तारा ने युग का हाथ पकड़ा ही था कि तभी तारा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा और युग के हाथ के बीच में से वापस से सफेद रोशनी निकलने लग जाती है, वैसी सफेद रोशनी जैसी वंदना और तारा के हाथ के बीच में से निकली थी जब तारा ने वंदना का हाथ पकड़ा था। तारा ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। युग ने अंदाजा लगा लिया था कि इस बार भी तारा जरूर उसका हाथ पकड़कर उसके बारे में कुछ न कुछ देख रही है, पर वो क्या देख रही थी ये सिर्फ तारा जानती थी। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। सिर्फ युग ही नहीं बल्कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि तारा उसका हाथ पकड़कर क्या देख रही है, उसे क्या महसूस हो रहा था। तारा ने अभी युग का हाथ पकड़कर ही रखा हुआ था कि देखते ही देखते उनके हाथों के बीच से निकलती सफेद रोशनी कम होने लग जाती है। सफेद रोशनी वापस से गायब हो जाती है। युग और तारा का हाथ नजर आने लग जाता है। तारा की आंखें अभी भी बंद थी। जैसे ही वो सफेद रोशनी गायब होती है, इस बार तारा अपनी आंखें नहीं खोलती है बल्कि बेहोश होकर फर्श पर ही झट से गिर जाती है। वर्चस्विनी चीखती है, तारा बेटी। यामिनी भी तुरंत तारा के पास जाती है और उसे उठाने लग जाती है। युग और यामिनी दोनों तारा को बड़े आराम से उठाते हैं और बेड पर रख देते हैं। वर्चस्विनी तारा को हिलाते हुए कहती है, उठो तारा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया तारा बेटी? यामिनी तारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तारा को कुछ नहीं हुआ है वर्चस्विनी जी, वो बस बेहोश हो गई है। वर्चस्विनी पलट कर पूछती है, बेहोश हो गई, पर कैसे? यामिनी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, शायद युग बाबू का हाथ पकड़ने के कारण। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरा हाथ पकड़ने के कारण? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, आपका हाथ पकड़ने के कारण।
मेरे ख्याल से तारा ने आपका हाथ पकड़कर फिर कुछ देखा है जिस कारण उसकी शक्ति का उपयोग हुआ है। और तारा ने अभी कुछ देर पहले ही वंदना पर भी अपनी शक्ति का उपयोग किया है। एक दिन में ही इतनी बार अपनी शक्ति का उपयोग करने से शायद वो बेहोश हो गई है। आखिर है तो ये एक बच्ची ही ना, यह अभी भी अपनी शक्ति पर सही से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। वर्चस्विनी नम आंखों के साथ कहती है, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? ये ठीक तो हो जाएगी ना? यामिनी वर्चस्विनी को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ वर्चस्विनी जी, तारा को कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये बस बेहोश हो गई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वर्चस्विनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस अपना हाथ तारा के सिर पर फेरने लग जाती है। कछुआ घबराते हुए मन ही मन सोचता है, तारा ने युग का हाथ पकड़कर ऐसा क्या देख लिया कि वो सीधे बेहोश ही हो गई? जरूर उसने कुछ न कुछ बुरा ही देखा है, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। तारा की ऐसी हालत देखकर युग भी बाहर जाने की जिद छोड़ देता है और कमरे में ही कोई सा कोना देखकर वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद तारा को अभी तक होश नहीं आया था। वर्चस्विनी तारा के पास ही बैठी हुई थी और बार बार उसके सिर पर हाथ फेरे जा रही थी। सभी लोग खामोशी के साथ कमरे में बैठे हुए थे। उनको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो तारा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। यामिनी कमरे के अंदर बैठी हुई थी कि तभी वो फिर वही बात नोटिस करती है जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी कि कमरे में अभिमन्यु और डायना अभी तक नहीं आए थे, वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद। यामिनी मन ही मन सोचती है, ये अभिमन्यु और डायना कर क्या रहे हैं कि इन्हें जरा सा भी होश नहीं है कि हवेली में चल क्या रहा है। यहाँ तक कि चैटर्जी भी यहाँ की हलचल सुनकर यहाँ पर आ गया, पर ये दोनों नहीं आए। मुझे उन्हें जाकर देखना ही होगा। इतना कहकर यामिनी तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।